आरकेएस मैथ सी कक्षा के सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। एक बार फिर आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। हम गणित की कक्षा में आज 12.3 के 6 से आगे के सवाल पढ़ेंगे। तो चलते हैं टेक्स्ट पर, प्रश्नों पर। छायांकित भागों के क्षेत्रफल ज्ञात करने के सवाल हम कर रहे थे, तो हमने 1 से 5 तक के 12.3 के जो प्रश्न हल किए थे, तो मैंने आपको उसमें लगभग सभी प्रश्नों में ये बताया था कि छायांकित भागों का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए आपको दी गई आकृतियों में से पहले बड़ी आकृति को पहचानना होता है कि बड़ी आकृति क्या बन रही है। तो यहाँ हम इस प्रश्न में देख सकते हैं, चित्र दिया गया यहाँ पर बड़ी आकृति जो वृत्त है, और इस बड़ी आकृति वृत्त के अंदर एक समबाहु त्रिभुज हमें दिया हुआ है। तो बड़ी आकृति का क्षेत्रफल हम ज्ञात करेंगे, उसमें बनी हुई छोटी आकृति त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, और जब बड़ी आकृति के क्षेत्रफल में से त्रिभुज के क्षेत्रफल को घटा देंगे तो हमारी छायांकित भाग का क्षेत्रफल या जो ये डिजाइन बना हुआ है इस भाग का क्षेत्रफल हमें ज्ञात हो जाएगा। तो हमें यहाँ पर इस प्रश्न में देखो क्या कहा है कि एक वृत्ताकार मेज पोस है। तो यहाँ पर आपको जो ये वृत्ताकार दिखाई दे रहा है कि मेज पोस है जिसकी त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। तो आप देख सकते हैं यहाँ से ओ ए ये जो त्रिज्या हो गई, आप यहाँ देखें जहाँ कर्सर घूम रहा है ये, कि यहाँ पर ये ओ ए त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। में बीच में एक समबाहु त्रिभुज ए बी सी को छोड़ते हुए एक डिजाइन बना हुआ है। तो ये समबाहु त्रिभुज आपको खाली दिखाई दे रहा है, इसको छोड़ते हुए डिजाइन बना हुआ बाकी। तो ये जैसा कि इस आकृति में दिखाया गया, इस डिजाइन का एक क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो हमें केवल इस प्रश्न के अंदर वृत्त की त्रिज्या दी हुई है, इसकी सहायता से हमें कुछ चीजें ज्ञात करनी पड़ेगी। तो हम यहाँ पर देखें, इस त्रिज्या की सहायता से हम इस त्रिभुज की जो भुजा ज्ञात करेंगे उसको हम कैसे किस प्रकार से ज्ञात करेंगे ये समझना जरूरी है। तो हमें पता है कि ये त्रिभुज एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है, और ये डी जो है बीसी का मध्य बिंदु लेकर के, और यदि हम ए डी खींचते हैं तो ये त्रिभुज की माध्यिका हो गई, और माध्यिका जो है वो केंद्रक पर जो है 2:3 में विभाजित 2:1 में विभाजित होती है। तो ये जो ए ओ भाग होगा वो पूरी ए डी का 2/3 होगा। तो इस प्रकार से हम ए डी ज्ञात कर सकते हैं, और ये चूंकि ये मध्य बिंदु है तो ये तीनों भुजाएं इसकी बराबर होगी क्योंकि ये समबाहु त्रिभुज है। तो बी सी भी हमें ज्ञात हो सकता है जब ए बी ज्ञात होगा। तो इस प्रकार से हम भुजा ज्ञात करने के बाद जो है वो वृत्त के क्षेत्रफल में से समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल को घटा देंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं, तो यहाँ त्रिज्या आपके पास होगी 32 सेंटीमीटर, और समबाहु त्रिभुज एबीसी में माध्यिका ए डी जो है वो आपको याद रखना है कि माध्यिका ए डी इस इतने भाग का, यानी केंद्रक से जो बड़े वाला भाग होता है शीर्ष की तरफ वाला, इसका 3/2 होती है। तो हमें चूंकि ए ओ दिया हुआ है तो हम यहाँ से इसका मान रख सकते हैं। तो 3/2 गुणा कितना हो गया 32। अब यहाँ से 16 दूनी 32 आप काटेंगे तो 16 ये कितना हो गया 48। तो इस प्रकार से 48 सेंटीमीटर क्या आ गई ए डी आ गई। ए डी हमें ज्ञात हो गई 48, और हमें पता है कि बी डी जो है वो चूंकि डी मध्य बिंदु है माध्यिका होने से, तो बी डी बराबर क्या हो गया, बी डी बराबर हो गया BC/2, और बी सी चूंकि किसके बराबर है ए बी के बराबर है, तो ये हो गया AB/2। चूंकि इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं समान है तो इस प्रकार से हम ए बी निकाल सकते हैं। तो समकोण त्रिभुज ADB में, यहाँ से आप चीज़ों को थोड़ा गौर से देखते जाइए कि किस प्रकार से हम इसको हल कर रहे हैं। तो समकोण त्रिभुज ADB में, तो ADB में आप देख सकते हैं कि समकोण के सामने भुजा कर्ण हो गई। तो कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो ये पाइथागोरस प्रमेय जो आप पढ़ते आए हैं, तो कर्ण का नाम हमें यहाँ पर क्योंकि भुजा ए बी जो इसकी वो कर्ण हो गई, तो AB स्क्वायर बराबर हो गया लंब AD हो गया, तो AD स्क्वायर प्लस यहाँ पर हो गया BD स्क्वायर। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि AD हमने ज्ञात कर लिया, अभी हमारे पास कितनी है 48। तो ये 48 का स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस BD जो है वो क्या होगी, आपको पता है यहाँ पर हमने अभी ज्ञात किए AB/2, तो हम इसको लिख सकते हैं AB/2 का स्क्वायर। तो इस प्रकार से हम जो है वो यहाँ ये हो गया AB स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, AB वाले पद को इस तरफ लाएंगे, तो AB स्क्वायर
माइनस में क्या हो जाएगा, ये ए बी स्क्वायर अपॉन 4 हो गया, क्योंकि इसका स्क्वायर करेंगे तो ए बी स्क्वायर बटे 4 हो गया। अब ये 48 का वर्ग करेंगे तो ये आपके पास हो जाएगा 2304। 48 को 48 से गुणा करेंगे। अभी यहाँ पर आप क्या करेंगे, इसका लघुत्तम लेंगे और इसके अपॉन में कुछ नहीं है, सीधा गुणा हो जाएगा 4ab स्क्वायर और माइनस में क्या हो गया ab स्क्वायर और बराबर में क्या आपके पास 2304। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ से 4ab स्क्वायर में से 1ab स्क्वायर घटेगा तो 3ab स्क्वायर बटे 4 बराबर 2304। इस प्रकार से हम ab को ज्ञात कर सकते हैं यहाँ पर। तो इस प्रकार से सरल करके हम जो AB इसकी भुजा है उसको कितना निकाल सकते हैं, ये 32√3 सेंटीमीटर है। तो ये सरलीकरण की प्रक्रिया थोड़ी आप समझ लेना यहाँ से। अब यहाँ से यानी इस समबाहु त्रिभुज की भुजा कितनी हो गई, ये भुजा हो गई आपके पास 32√3 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, इस बड़ी आकृति त्रिभुज का एक क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं, नहीं सॉरी वृत्त का एक क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। तो पहले ज्ञात करेंगे वृत्त का एक क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल आप जानते हैं क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो पाई का मान हम यहाँ पर लेंगे 22/7 और आर हमारे पास त्रिज्या इसकी कितनी है 32। तो 32 गुणा 32 लिखेंगे क्योंकि आर का स्क्वायर है। अब इसको सरल करके एक बार भिन्न में रखेंगे क्योंकि 7 से पूर्णतः ये कैंसिल नहीं होता है। तो यहाँ पर हम 32 और 22 को गुणा करेंगे तो 22,758 आएंगे आपके पास, 22,758 और अपॉन में आपके पास क्या है 7, इतना वर्ग सेंटीमीटर हो गया। ये वृत्त का एक क्षेत्रफल आ गया। वृत्त बड़ी आकृति है। अब इसमें बने हुए समबाहु त्रिभुज का एक क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो समबाहु त्रिभुज का एक क्षेत्रफल, तो समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र जो हमने कल भी काम में लिया था तो वो होता है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। ठीक है, तो ये सूत्र भी आप जैसे जैसे आए तो आप इनको याद रखा करो। अब आप यहाँ पर √3/4 और इंटू में आपके पास भुजा कितनी है जो हमने अभी ज्ञात की है, ये 32√3। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 32√3 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि √3/4 इंटू इसको स्क्वायर में लिखेंगे तो 2 बार लिखेंगे तो 32 गुणा 32 और √3 का स्क्वायर करेंगे तो इसका रूट हट जाएगा, यानी आपके पास बचेगा 3। अब आप यहाँ से काट सकते हैं कि 8 चौके 32। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये 32 थी, 96 को हम 8 से गुणा करेंगे तो ये इस प्रकार से आपके पास बचेगा 96 गुणा 8 और गुणा में आपके पास क्या बच रहा है, √3 बच रहा है। तो यहाँ ये गुणा करेंगे तो ये आपके पास आएंगे 768√3 वर्ग सेंटीमीटर। अब देखो हमने त्रिभुज का भी क्षेत्रफल ज्ञात कर लिया, वृत्त का भी क्षेत्रफल ज्ञात कर लिया। तो अब जो डिजाइन है उसका एक क्षेत्रफल यानी छायांकित भाग जो हो गया, तो अब हम लिखेंगे डिजाइन का एक क्षेत्रफल। डिजाइन का क्षेत्रफल, तो डिजाइन का एक क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए आपको पता है वृत्त के क्षेत्रफल में से हम समबाहु त्रिभुज का एक क्षेत्रफल घटा देते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल माइनस समबाहु त्रिभुज का एक क्षेत्रफल। ठीक है, ये आप अच्छी तरह समझ लीजिए कि किस प्रकार से जब बड़ी आकृति का एक क्षेत्रफल में से छोटी आकृति का क्षेत्रफल हमें घटाना पड़ता है। तो ये आपके पास यहाँ पर 22,528, तो ये आ गया आपके पास 22,528/7 और माइनस में आपके पास यहाँ पर ये क्या हो गया 768√3। तो इसको आपके आंसर शीट में भी इसको हल नहीं किया हुआ है, तो आप इतना ही छोड़ें इसको, इतना वर्ग सेंटीमीटर आपका जो है वो ये डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात हो गया। अगर आप इसको पूरा सरल करना चाहें तो 22,528 में आप 7 भाग देंगे और फिर 768 को 1.732 से गुणा करके जो गुणनफल आएगा उसको घटा देंगे तो दशमलव में आपका आंसर भी आना संभव है। तो ठीक है, ये प्रश्न जो है वो काफ़ी इसमें समय लगा है क्योंकि थोड़ा समझाने में आपको
और काफ़ी चीज़ें मैंने डिटेल से हल करके आपको बताई है, तो आप ध्यान से इस प्रश्न को गौर से सुनिए और दोबारा देखिए ताकि आपको ये अच्छी तरह लर्न हो सके। बाकी आपको घबराना नहीं है, आप हमेशा ध्यान रखा करें कि बड़ी आकृति हमारे पास वृत्त थी और छोटी आकृति त्रिभुज थी, तो काम तो इतना ही था कि वृत्त में से त्रिभुज का एक क्षेत्रफल घटाना है। लेकिन इसमें जो है वो किस प्रकार से हमने इस वृत्त की त्रिज्या की सहायता से हमने जो है वो इसकी त्रिभुज की भुजा को हमने ज्ञात किया, संभव त्रिभुज की, तो वो प्रक्रिया थोड़ी आपको समझनी पड़ेगी। बाकी आगे का प्रश्न मुश्किल नहीं है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ 7वां प्रश्न आप देख रहे हैं, तो 7वें प्रश्न में आपको जो एक वर्ग दिखाई दे रहा है ABCD, तो इसमें यहाँ पर जो चारों तरफ जो ये है, ये जो डिम लाइट है, यहाँ पर जो मध्यम रंग भरा हुआ है, इसका क्षेत्रफल हमें ज्ञात नहीं करना है। हमें जो ये बीच का भाग यहाँ पर जो दे रखा है, इस भाग का जो एक क्षेत्रफल ज्ञात करना है, छायांकित भाग ये है। तो आप देख रहे हैं कि इसमें एक वर्ग में चारों कोनों पर 4 चतुर्थांश बन रहे हैं। ठीक है, तो ये प्रश्न आप खुद हल करेंगे, मैं आपको इसको बता देता हूँ कैसे हल करेंगे। आपके पास वर्ग की भुजा है, ठीक है, वर्ग की भुजा आपके पास 14 सेंटीमीटर है, तो आप इसकी सहायता से क्या कर सकते हैं, वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। मैं केवल आपको टिप्स बता रहा हूँ। तो नंबर 1 आप क्या करेंगे, वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। पहले वर्ग का क्षेत्रफल आपको पता ही है, भुजा स्क्वायर होता है। फिर नंबर 2 पर आप क्या करेंगे, 4 चतुर्थांशों का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, 4 चतुर्थांशों का क्षेत्रफल। और आप जानते हैं कि चतुर्थांशों का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, तो 4 चतुर्थांश 4 गुना 1/4 पाई r स्क्वायर, और इसकी जो त्रिज्या होगी वो भुजा की आधी हो जाएगी। ठीक है, जो त्रिज्या होगी वो भुजा बटे 2, यानी वर्ग की भुजा बटे 2, तो आपके पास देख सकते हैं कि त्रिज्या जो है 7 हो जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से आप ये यहाँ 4 से 4 कैंसिल हो जाएंगे, तो आपके पास ये आएगा पाई r स्क्वायर। तो आपने देखा कि हम वर्ग में से ये, इस वर्ग के क्षेत्रफल में से ये वाला क्षेत्रफल घटा देंगे, तो इस प्रकार से छायांकित भाग का ये जो बीच वाला क्षेत्रफल है ये ज्ञात हो जाएगा। तो ये प्रश्न आप इसकी सहायता से आप हल करके मुझे व्हाट्सएप पर जरूर सेंड करें। ठीक है, तो कुछ आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। और इसको दोबारा सुनिए अगर आपको समझ में, बस 2 ही चीज़ें आपको ज्ञात करनी है, ये जो मैंने बताई आपको। ठीक है, तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसको जरूर ट्राई करके आप मुझे व्हाट्सएप पर सेंड करें। यहाँ 8वें प्रश्न में आप देख रहे हैं कि आपको एक आकृति दे रखी है 12.26, जो ये आकृति आपको दिखाई दे रही है एक दौड़ने का पथ दर्शाती है। यानी यहाँ पर ये जो आप नीले रंग में देख रहे हैं ये एक रेसिंग ट्रैक है जिस पर दौड़ते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसके बाएं और दाएं जो किनारा है ये आपको देख सकते हैं कि अर्धवृत्ताकार है। तो यहाँ से यदि हम इनको सेपरेट करें तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि यहाँ से इस प्रकार से आप इसको 2 भागों में बांट लें, यहाँ से और यहाँ से इसको इस प्रकार से। तो आप देख सकते हैं कि ये इतना हिस्सा जो है यहाँ से इसको आप अलग कर दीजिए, यहाँ से भी इसको पूरा बना देते हैं। तो इसकी कुछ लंबाई चौड़ाई जो दे रखी है उनको हम नोट कर लेते हैं। तो आप देखेंगे कि यदि हम यहाँ पर A लिखें तो इसके हिस्से में यहाँ A हो गया, यहाँ पर B हो गया, तो ये बिल्कुल सीधी दूरी है यहाँ पर। तो ये आपको दे रखा है कि दोनों आंतरिक समांतर रेखाखंडों के बीच की दूरी 60 मीटर है। यानी ये जो आपको दूरी है वो कितनी दे रखी है, 60 मीटर दे रखी है। ये पूरी दूरी A से B तक लेकर कितनी है, 60 मीटर है। और यहाँ पर ये 60 मीटर, तो ये 106 मीटर है। यहाँ पर 60 मीटर जो है वो, तो यहाँ पर ये कितनी है, 106 मीटर है। यानी प्रत्येक रेखाखंडों की लंबाई जो है वो कितनी है, 106 मीटर है। और ये जो 60 मीटर जो दूरी है वो क्या चीज़ है, समांतर रेखाखंडों के बीच की दूरी। यानी ये जो दूरी आपको यहाँ पर दे रखी है ये यहाँ पर कितनी है, 60 है, और ये भी कितनी है, 60। यहाँ पर ये वाली जो है वो 60 है। ठीक है, और फिर आप देख सकते हैं कि ये पथ जो है वो 10 मीटर चौड़ा है। तो यहाँ पर ये 10 हो गया, यहाँ पर ये भी इतना जो है ये कितना हो गया, 10 हो गया। तो इस प्रकार से ये जो हिस्सा बनता है ये आयताकार हो गया, और ये भी क्या हो गया, आयताकार हो गया। तो इसकी भी लंबाई कितनी होगी, 106 हो गई यहाँ से लेकर के यहाँ तक।
अब आपको दो चीजें ज्ञात करनी है कि पथ के आंतरिक किनारों के अनुदिश एक चक्कर पूरा करने में चलेगी दूरी। तो आप देखेंगे कि पहले ए से बी तक जाएंगे, फिर बी से यहाँ पर हम यदि सी लेते हैं तो यहाँ से घूमेंगे और यहाँ डी तक पहुँचेंगे, फिर डी से ई तक बिल्कुल सीधा चलेंगे और फिर आप देखेंगे कि यहाँ पर एफ लेते हैं यदि इस बिंदु को यहाँ पर, और ए तक यहाँ पर एक चक्कर पूरा होता है। तो एक चक्कर में तय की गई दूरी को हम कुछ भागों में बांट सकते हैं। जैसे पहले ए बी चलेंगे, फिर बी सी डी अर्ध परिधि होगी, फिर डी ई सीधी दूरी होगी, फिर ये ई एफ ए अर्ध परिधि होगी। इस प्रकार से एक चक्कर पूरा हो जाएगा और फिर हमें पथ का एक क्षेत्रफल भी ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर कुल लंबाई ये जो ए बी है वो कितनी है 106 मीटर। तो ये सब दूरियां आप चित्र में ध्यान में रखें। तो एक चक्कर पूरा करने में तय की गई दूरी, तो सबसे पहले ये ज्ञात करेंगे, एक चक्कर में तय दूरी। तो एक चक्कर में तय दूरी को हम कुछ भागों में देखते हैं, आप ध्यान से देखिए। तो एक चक्कर में तय की दूरी हम पहले ए बी दूरी लिखेंगे, यानी ए बी हो गई, प्लस में हम क्या करेंगे, अर्ध परिधि हमारे पास क्या हो गई, अर्ध परिधि हो गई बी सी डी। तो हम इसको लिखेंगे अर्ध परिधि बी सी डी, अर्ध परिधि बी सी डी। और फिर हम देखो यहाँ के बाद कहाँ जाएंगे, डी ई। तो ये सीधी दूरी क्या होगी, डी ई हो गई, प्लस में फिर क्या आ गई, अर्ध परिधि ई एफ ए। तो इसको भी लिखेंगे अर्ध परिधि ई एफ ए। अब हम इनको ज्ञात कर सकते हैं। तो हमें पता है कि हमारे पास ए बी कितनी है, ए बी हमें जो 106 दिए, तो हम यहाँ 106 लिखेंगे, प्लस अर्ध परिधि को आप जानते हैं क्या होता है, पाई आर। तो अर्ध परिधि क्या होती है, पाई आर, क्योंकि पूरी परिधि 2 पाई आर होती है। और फिर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि डी ई भी आपके पास कितनी है, 106 आप यहाँ चित्र में देख सकते हैं, और प्लस में अर्ध परिधि फिर कितनी होगी, पाई आर। तो इस प्रकार आप देखो कि 106 और 106 ये कितना हो गया, 212, और प्लस में देखो पाई आर कितना हो गया, ये मैंने 2012 लिख दिया। तो ये कितनी होगी, 212, प्लस पाई आर कितना हो गया, 2 पाई आर। अब हम आर की वैल्यू कैसे रखेंगे, आर हमें चूंकि यहाँ पर पूरा ये अर्ध परिधि का जो व्यास है वो आपके पास 60 है, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी आपके पास, यानी त्रिज्या आर बराबर आपके पास हो जाएगी 60/2। तो कितनी होगी, 30 मीटर होगी। ठीक है, अब हम यहाँ पर इसका मान कितना रख देंगे, 30 रखेंगे। तो ये होगी 212 प्लस 2 गुणा 22/7। ठीक है, 22/7 गुणा त्रिज्या कितनी होगी आपके पास, 30 होगी। अब हम इनको सरल करेंगे, तो 212, तो इस प्रकार से ये इनको गुणा करेंगे तो 1320/7। अब हम लघुत्तम लेकर के सरल करेंगे तो ये इस प्रकार से आपके 2804/7 मीटर जो है इसकी कितनी आ गई, ये एक चक्कर में तय की गई दूरी आ गई। अब हमें दूसरी चीज जो ज्ञात करनी है, ये आपका पहला पार्ट हो गया यहाँ पर। अब दूसरा पार्ट जो हमें ये पूछा है वो है पथ का क्षेत्रफल। ठीक है, तो पथ का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए आप क्या करेंगे, इसी प्रकार से हम सेक्शन में बांटेंगे, उनको आराम से हल कर सकते हैं। तो पथ का क्षेत्रफल, तो पथ के क्षेत्रफल को आप गौर से देखिए। सबसे पहले हम भाग 1 लेंगे, ये देखो मैं यहाँ पर नोट कर रहा हूँ, ये एक भाग हो गया, ये दूसरा भाग हो गया, ये तीसरा भाग हो गया और ये चौथा भाग हो गया। इन चारों भागों के क्षेत्रफलों को हम जोड़ देंगे। तो भाग 1 जो है वो आयताकार भाग 1 हो गया। ठीक है, तो एक आयताकार भाग ये और एक आयताकार भाग ये है, और ये 2 अर्धवलय होगी। ठीक है, तो अपने सीधा इसको लिख सकते हैं कि 2 आयताकार भागों का क्षेत्रफल, 2 आयताकार भागों का क्षेत्रफल, और प्लस में क्या होगा, भागों का क्षेत्रफल, और प्लस में आपके पास हो गया
दो अर्ध वलयों का एक क्षेत्रफल, दो अर्ध वलयों का एक क्षेत्रफल। तो जो अर्ध वलय होती है वो जैसे पूरे जो दो संकेंद्रीय वृत्त होते हैं वो एक वलय बनाते हैं, तो ये दो अर्ध वलय भी मिलकर के, जैसे आप इस बीच के भाग को हटा दें, इन दोनों वलयों को अर्ध वलयों को जोड़ते हैं तो एक वलय बन जाएगी आपके पास यहाँ पर। तो दो आयताकार भागों करेंगे तो देखा आप यहाँ देख सकते हैं कि आयत की लंबाई कितनी है आपके पास, यहाँ पर ये देख सकते हैं 106 मीटर है और चौड़ाई इसकी कितनी है 10 मीटर है जो आपको यहाँ पर दे रखी है। तो इस प्रकार से ये होगी, प्लस दो अर्ध वलय मिलकर के एक वलय बन जाएगी। तो उस एक वलय का एक क्षेत्रफल क्या होगा, पाई इंटू R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर। अब हमें यहाँ पर R1 R2 को समझना है, तो इसके लिए आप यहाँ पर देखें कि R1 हमेशा बड़ी त्रिज्या होती है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इसका यदि हम केंद्र मानते हैं तो यहाँ पर ये पूरी दूरी जो है वो कितनी हो गई, चूँकि ये पूरा जो इसका ये 60 दिया हुआ, 60 में 10 यहाँ जोड़ेंगे और 10 यहाँ जोड़ेंगे, तो जो R1 होगी आपके पास, R1 हो जाएगी 60 प्लस 10 और बटे में क्या आएगा 2, क्योंकि व्यास की आधी हो जाएगी। तो ये 80 बटे 2 यानी कितनी होगी 40 मीटर हो जाएगी। इस प्रकार से बड़ी त्रिज्या कितनी होगी 40 मीटर हो जाएगी और छोटी त्रिज्या R2 कितनी हो जाएगी, वो आपके पास 30 मीटर है, जो हम पहले भी काम में ले चुके हैं। तो इनको हम यहाँ पर रख करके इसको सरल करेंगे। तो ये मान हम यहाँ पर रख देते हैं। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि ये इसको गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 106 को 2 से करेंगे तो 212 और 10 करेंगे तो 2100 कितना हो गया 20 और प्लस 22 बटे 7 इंटू R1 कितना है आपके पास 40, तो 40 का वर्ग हो गया माइनस ये हो गया 30 का वर्ग। ठीक है, अब हम इसको नए पेज पर लेकर के चलते हैं। तो अभी तक हमने जो ज्ञात की थी उसको यहाँ लिखते हैं। जो हमने निकाला था 2120 प्लस 22 बटे 7 इंटू 40 का स्क्वायर माइनस कितना था 30 का स्क्वायर। अब इसको सरल करते हैं तो आप देख सकते हैं कि 2120 प्लस 22 बटे 7 गुणा, आप इसको इस प्रकार से हल करें a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के लिए। तो आप जानते हैं कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो होता है वो क्या होता है, एक बार a प्लस बी होता है और एक बार क्या होता है a माइनस बी। तो आपको फिर स्क्वायर नहीं करने पड़ेंगे इनको, तो आराम से हल हो जाएंगे। तो एक बार हम क्या लिखेंगे 40 प्लस 30 और एक बार हम लिखेंगे 40 माइनस 30। तो इस प्रकार से देखो आप आराम से इसको हल कर सकते हो। तो 2120 प्लस में आप यहाँ पर देखेंगे 22 बटे 7 इंटू ये कितना हो गया 70 गुणा 10। अब आप देख सकते हैं कि 7 से ये कैंसिल हो रहा है यहाँ पर, तो ये 10 बार कैंसिल हो गया। अब इनको गुणा कर देंगे और जोड़ देंगे तो इस प्रकार से आ गया 2120 प्लस देखो 22 को हम 100 से गुणा करेंगे तो कितना आ गया 2200। अब हम इन दोनों को जोड़ देंगे तो इस प्रकार से आपके पास आ गया 4320 मीटर स्क्वायर। क्योंकि एक क्षेत्रफल है इसलिए ये वर्ग मीटर में आ जाएगा। तो इस प्रकार से संपूर्ण इस पथ का जो क्षेत्रफल है वो इस प्रकार से आएगा। तो ये प्रश्न भी आप गौर से देखिए, प्रश्न को आप 2-3 बार पहले गौर से पढ़ा करें और फिर ये तय करें कि इसमें क्या ज्ञात करनी है और उसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए, तब आपको प्रश्न आसानी से समझ में आएगा। थोड़े लंबे जरूर लगते हैं प्रश्न लेकिन मुश्किल नहीं है, आप थोड़ा गौर से देखेंगे तो आपको आराम से समझ में आने वाले हैं। तो यहाँ 9वें प्रश्न में आप देख रहे हैं कि आपको जो आकृति दिखाई दे रही है इसमें बड़ी आकृति वृत्त है और इसमें जो रंगीन आकृति जो छायांकित दिख रही है ये भी एक वृत्त है। तो आप देख सकते हैं कि बड़े वाले वृत्त की जो त्रिज्या है वो इस छोटे वाले वृत्त का व्यास होगी। तो इसका एक क्षेत्रफल हम आराम से ज्ञात कर सकते हैं। अब बात रही इन दोनों भागों की, एक ये और ये, इनका कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो वो आप देख सकते हैं कि यदि हम इस अर्धवृत्त को देखें तो इस अर्धवृत्त के अंदर ये एक समकोण त्रिभुज बनता है। ठीक है, तो यदि अर्धवृत्त में से हम इस समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल को घटा देंगे तो इन छायांकित भागों का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा और उसमें हम क्या कर देंगे इस अर्धवृत्त का इस वृत्त का क्षेत्रफल जोड़ देंगे
तो इस प्रकार से ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो अर्धवृत्त है बड़े वाला, जो ACB अर्धवृत्त आप जो देख रहे हैं, इसका क्षेत्रफल हम ज्ञात कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या है कि यहाँ पर OA 7 दे रखी है। यहाँ पर ये जो OA 7 है, इट मीन्स OB भी 7 हो जाएगी और OC भी कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी, और ये जो OD है वो भी कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी, क्योंकि ये सारी त्रिज्याएं हो गई तो ये सब 7-7 होगी। इस प्रकार से ये जो छोटा वृत्त है, तो छोटे वृत्त का जो व्यास है वो 7 हो गया, तो इसकी त्रिज्या इसकी आधी हो जाएगी। तो इस प्रकार से हम सबसे पहले देखें कि बड़े वृत्त की जो त्रिज्या है वो कितनी है। देखेंगे कि बड़े वृत्त की त्रिज्या, उसको हम क्या ले लेते हैं, बड़ा R ले लेते हैं। तो वो R आपके पास हो गई 7 सेंटीमीटर, चूंकि हमें OA दे रखी है 7 सेंटीमीटर। तो अब हम निकालेंगे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। तो इसकी सहायता से हम निकालेंगे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल आप जानते हो क्या होता है, 1/2 पाई R स्क्वायर। तो 1/2 और पाई का मान हम यहाँ पर क्या लेंगे, 22/7। जब तक आ नहीं जाए आप 22/7 ही लेंगे। कई बार 3.14 दिया होता है तो वहाँ पर आप 3.14 ले सकते हैं। अब यहाँ पर R स्क्वायर यानी R आपके पास कितनी है, 7 × 7 हो जाएगी, क्योंकि स्क्वायर है। अब आप देख सकते हैं कि 7 से 7 को हम कैंसिल करेंगे और ये 11 दूनी 22 हो गया। तो इस प्रकार से ये आपके पास 11 दूनी 22 में यहाँ पर कैंसिल कर देता हूँ। तो यहाँ पर आपके पास केवल क्या बच गया, 7 और 11। तो ये 77 वर्ग सेंटीमीटर आ गया अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। अब इसमें बने हुए समकोण त्रिभुज ACB का क्षेत्रफल, चूंकि ये अर्धवृत्त में बना है इसलिए समकोण है, तो समकोण त्रिभुज ACB का क्षेत्रफल तो ये समकोण त्रिभुज क्यों बना है ये भी आप ध्यान रखिए, क्योंकि ये अर्धवृत्त में बना है इसलिए ये कोण यहाँ पर C कितना हो जाएगा, 90 डिग्री का हो जाएगा। तो इसका क्षेत्रफल होगा 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, आधार गुणा ऊंचाई। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 1/2 इंटू आधार इसका हो गया AB, ठीक है। तो ये हम लिख सकते हैं AB और ऊंचाई इसकी कितनी होगी, ये OC हो गई, तो ये OC। अब आप देख सकते हैं कि AB जो है वो OA की दुगनी हो गई। तो यहाँ पर आप जो है वो 1/2 इंटू AB की दुगनी क्या हो जाएगी, AB जो 14 हो जाएगी, OA की दुगनी। OC कितनी आपका 7 है। तो यहाँ पर 7 दूनी 14 हम काट देंगे, यहाँ से 7 दूनी 14। तो ये आपके पास आ गया 7×7 49 वर्ग सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या प्राप्त हुआ, आपको 49 वर्ग सेंटीमीटर प्राप्त हो गया। अब हम क्या करेंगे, इस छायांकित भाग 1 और 2 का क्षेत्रफल, ये इसको आप 1 नाम दे दो और इसको दे दो 2। तो यहाँ पर हम लिखेंगे छायांकित भाग 1 व 2 का क्षेत्रफल, ठीक है। आप जो 1 और 2 यहाँ पर मैंने लिखे हैं ना उसको ध्यान से रखिए। ये जो 1 है यहाँ पर और यहाँ पर है 2, इनका क्षेत्रफल कितना आएगा, वो आएगा आपके पास, चूंकि अर्धवृत्त का कितना था 77, तो 77 और इसमें बने समकोण त्रिभुज का था 49। तो इस प्रकार से ये आपको प्राप्त हो गया 28 वर्ग सेंटीमीटर। एक बार इसमें नोट रखेंगे। अब हम करेंगे छोटे वृत्त का क्षेत्रफल। छोटे वृत्त का क्षेत्रफल, तो छोटे वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम देख सकते हैं कि छोटे वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई R स्क्वायर, और इसकी R कितनी हो जाएगी, चूंकि R बराबर हो जाएगी OD/2, OD/2। चूंकि आपको प्रश्न में बताया कि ये व्यास जो OD है छोटे वृत्त का व्यास है ये, तो 7/2 सेंटीमीटर हो गया। इसी को रखेंगे, हम हल कर देंगे इसको। तो 1/2 इंटू 22/7 इंटू, देखो त्रिज्या को 2 बार लिखेंगे क्योंकि स्क्वायर है,
तो ये हो गया इस प्रकार से 7 से 7 आपके पास यहाँ कैंसिल हो गया, 11 दूनी कितना हो गया 22, और इस प्रकार से आपको ये प्राप्त हो गया 11 7 77 बटे 2 दूनी 4, इतने वर्ग सेंटीमीटर प्राप्त हो गया आपको। ठीक है, यहाँ मैंने गलती से 1/2 लिख दिया था बच्चों, इसलिए 77 बटे 4 आ गया। तो यहाँ इसको करेंगे तो 77 बटे 2 वर्ग सेंटीमीटर ही आएगा। अब छायांकित भाग का संपूर्ण क्षेत्रफल जो है वो लिखेंगे, तो संपूर्ण छायांकित भाग का क्षेत्रफल, तो यहाँ पर आप लिखेंगे संपूर्ण छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो संपूर्ण छायांकित भाग का क्षेत्रफल है, तो देखो 1 2 का हमने क्या निकाला, यहाँ पर ये जो था आपके पास ये, और इसमें हम क्या जोड़ देते हैं 77 बटे 2 जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा आपके पास 28 प्लस 77 बटे 2। अब हम क्या करेंगे 77 में 2 का भाग दे देंगे, तो 28 प्लस 38.5 हो गया। इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये आपके पास हो गया 66.5 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो आप ज्ञात कर सकते हैं। तो इसको थोड़ा गौर से देखेंगे आप, तो देखो सबसे पहले हमने क्या किया, इस अर्धवृत्त में से समकोण त्रिभुज का घटा दिया, तो इस प्रकार से हमें जो ये पहले ये ज्ञात हुआ, और इसके बाद हमने इस छोटे वृत्त का क्षेत्रफल निकाला, और छोटे वृत्त के क्षेत्रफल को हमने जो इस भाग 1 और 2 के क्षेत्रफल में जोड़ दिया, तो इन तीनों रंगीन भागों का या छायांकित भागों का कुल क्षेत्रफल कितना हो गया 66.5 वर्ग सेंटीमीटर हो गया। तो इस प्रकार से इन प्रश्नों को आप थोड़ा गौर से देखिए, और बहुत ही रुचिकर है ये, बिल्कुल आपको पहेली की तरह लगेंगे। अगर आप छायांकित भागों को समझने के लिए थोड़ा ध्यान दिया करें कि यहाँ ये चीज़ यहाँ बनती है, तो खुद भी अगर आप प्रश्न पर गौर करेंगे तो आपको चीज़ें स्पष्ट हो जाएगी कि इस प्रकार से ये ज्ञात कर सकते हैं। और इसमें से बहुत ही एक महत्वपूर्ण अच्छा सवाल हमेशा हर बार परीक्षा में पूछा जाता है, तो आप इसकी अच्छी तैयारी रखें और प्रश्नों को 2-3 बार गौर से पढ़ा करो, ताकि आपको पूरी प्रश्न की जो टेक्स्ट समझ में आ जाए कि ये चीज़ दी हुई है और ये चीज़ पूछिए, इस प्रकार से हम इसको ज्ञात कर सकते हैं।